हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेडिएंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आपको यहाँ मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन पे लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज का टॉपिक आप गलती से भी मिस मत करना। ठीक है, अगर जो बच्चे रेगुलरली वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तो फर्स्ट टाइम काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। तो आप लोगों के लिए भी आज का जो वीडियो लेक्चर होगा शायद आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा टफ लगे, थोड़ा सा समझने में दिक्कत जाए, बट जितना आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो रिपीट करो। ठीक है ना, जितना आप समझने की कोशिश कर सकते हो समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो पार्ट समझ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो पार्ट नहीं समझ रहा उसको कुछ देर के लिए रहने दो, फिर नेक्स्ट डे उसको फिर से ट्राई करो, बट तब तक उसको ट्राई करते रहो जब तक सारे कंसेप्ट अपने बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए। फिर भी अगर कुछ पार्ट आपका मिस हो रहा है या फिर भी कुछ पार्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको रहने दो, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होने वाली है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको कहा था फंक्शन जो है ओवरऑल मैथमेटिक्स की जान है। फंक्शन जो चैप्टर है ये ओवरऑल मैथमेटिक्स की जो है वो जान है। उसी तरीके से आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये इस चैप्टर की जान है। बात समझ पा रहे हो? तो आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वो अगर समझ में आ गया तो मान लो फंक्शन आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं आया तो आपके थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपको बढ़ सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ, थोड़ा देर उसको रहने दो, रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट डे उसको फिर से ट्राई करो। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के फर्स्ट टाइप से, जिसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले आपको फंक्शन को लिखते कैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि y इज इक्वल्स टू, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। और हो सकता है कि कोई फंक्शन दिया होगा, लेट्स से साइन एक्स। अब देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है और जो लेट्स से फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो अब हम लोग फंक्शन को कैसे दिखाते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, कुछ इस तरीके से दिखाते जाएगा। बात क्लियर हो रही है? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक जनरल तरीका है फंक्शन को लिखने का। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जहाँ पे y किसके बराबर में हो, x के बराबर में हो। अ फंक्शन इन विच y इज ऑलवेज इक्वल्स टू x, एक ऐसा फंक्शन जिसमें y की वैल्यू हमेशा x के बराबर में हो, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देखो नाम से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी कि वो हमेशा खुद के जैसा ही दिखाई देगा। आइडेंटिटी दोनों एक जैसे हो गए। देखो अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1। x की वैल्यू अगर 1 आ गई तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू 3 आएगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल्स टू एक्स को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है, अब देखो डेफिनेशन के साथ साथ और काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज अपने को लेना है। हालांकि ये समझना बहुत आसान है कि आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, 1। तो 1 जाके किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ। अगर मैं x की वैल्यू 0.1 रखूँ तो अगर मैं x की वैल्यू 0.1 रखूँ तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, 0.1 मिलेगी। तो y किसके तो 0.1 किसके साथ जाके कनेक्ट होगा, 0.1 के साथ। बात क्लियर हो रही है? तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। लेकिन बात आती है कि और जो इसके फैक्टर्स है उसके बारे में पता करने की, जैसे ग्राफ। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे ग्राफ का नॉलेज भी लेना है।
तो अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो आई होप कि सबको ग्राफ बनाते आता होगा, आपने अपने लोअर क्लासेस में ग्राफ बहुत अच्छे से बनाया होगा। अब सोचो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो पहला पॉइंट 0,0 यहाँ कहीं तो भी रहेगा, ठीक है। अगर मान लो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो 2,2 इधर कहीं तो भी आ जाएगा, ठीक है। 3 है तो 3,3 इधर कहीं तो भी आएगा। अच्छा अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 आएगी, x की वैल्यू -1 इधर होती है, y की वैल्यू -1 इधर होती है, कुछ ऐसा। -2 पे फिर -2। तो जब हम ये सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इन सभी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, और ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y = x से क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। y = x से क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन, जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस है, और ये क्या है y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस। आपको पता है हम लोग x को क्या कहते थे, x को कहते हैं हम डोमेन। अब थोड़ा सा और डोमेन के बारे में अच्छे से समझो कि डोमेन क्या होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, x, y, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है x। तो जो पहले वाले एलिमेंट का सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और जो सेकंड वाले एलिमेंट का सेट होता है उसको क्या कहते हैं अपन, रेंज। उसको क्या कहते हैं, रेंज। तो जो x एक्सिस पे एलिमेंट लाई करेंगे उस एलिमेंट के सेट को हम लोग बोलेंगे डोमेन। जैसे अगर मान लो मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो अगर डोमेन पूछा जाए तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और रेंज पूछा जाए तो सेकेंड एलिमेंट के सेट को अपन रेंज कहते हैं। सेकेंड एलिमेंट के सेट को अपन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है उसको डोमेन बोला जाता है, और जो सेकंड एलिमेंट का सेट है उसको अपन रेंज कहते हैं। अब बात आती है कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है ये क्या है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकेंड एलिमेंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। सेकेंड एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो अगर एक्स एक्सिस पे फर्स्ट एलिमेंट लाई कर रहा है और फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन, तो इसका मतलब डोमेन कहाँ लाई करेगा, डोमेन लाई करेगा एक्स एक्सिस पे। डोमेन कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। या डोमेन कहाँ से मिलेगा, एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट लाई करेंगे उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट लाई करेगा उसके सेट को कहते हैं अपन डोमेन। वाई एक्सिस पे जो एलिमेंट लाई करेंगे उसके सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज। उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो अब मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि मुझे किसी ने पूछा कि बताओ फिर इसका डोमेन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन। तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक, कि इसमें मैं कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। y = देखो, जो अब आपको डोमेन को समझने का एक और तरीका भी आपको बता देता हूँ। जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो उसको कहते हैं अपन डोमेन, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आपको रिटर्न मिलते है उसको कहते हैं रेंज। बात ध्यान से सुनो, जो वैल्यू पुट करते हो, जो वैल्यू पुट कर सकते हो उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। बात क्लियर होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे x की जगह कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ। 0 पुटअप कर सकता हूँ, 0 पुटअप कर सकता हूँ, बिल्कुल। 0.1 पुटअप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 0.2 पुटअप कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 0.3 पुटअप कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसमें मैं कोई सारे नंबर पुटअप कर सकता हूँ। क्या मुझे कोई रोकने वाला है कि नहीं, आप इसमें ये नंबर पुटअप नहीं कर सकते, आप उसमें वो नंबर पुटअप नहीं कर सकते, कोई इसमें रोकने वाला है नहीं। सारे नंबर अपन रख सकते हैं। सारे नंबर रख सकते मतलब सारे नंबर यानी कहाँ, एक्स एक्सिस के सारे एलिमेंट अपन रख सकते हैं। और एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट लाई करते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर। एक्स एक्सिस पे कौन सा एलिमेंट लाई करते हैं, रियल नंबर। क्योंकि देखो 0 भी होता है, 0.1 भी होता है, 0.2 भी होता है, 0.3 भी होता है, 0.4 भी होता है, 0.-1 भी होता है, 0.-2 भी होता है, 0.-3 भी होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर लाई करेंगे, और सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर।
सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो डोमेन क्या रहेगा इसका, रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आता है रेंज पे। फिर रेंज क्या होता है, तो अभी आपने कहा कि जो वैल्यू रखते हैं वही वैल्यू रिटर्न मिलती है। जैसे मैंने 1 रखा तो मुझे 1 मिलेगा, 2 रखा तो 2 मिलेगा, 0.1 रखा तो 0.1 मिलेगा, 0.3 रखा तो 0.3 मिलेगा। मतलब कि मैंने अगर रियल नंबर रखा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। अगर मैं इसमें सारे नंबर रख दूँ तो मुझे सारे के सारे नंबर रिटर्न मिलेंगे। नई बात क्लियर हो रही है। देखो मतलब आप ऐसा सोचो कि क्या मैं इसमें दुनिया के सारे नंबर पुटअप कर सकता हूँ क्या, दुनिया के सारे नंबर पुटअप कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं सारे नंबर पुटअप करने के बाद मुझे y की वही सारी वैल्यूज क्या मिलेगी, वापस मिलेगी। तो वैल्यू जो वापस मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। और जो वैल्यू अपन रख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, डोमेन। तो कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, रियल नंबर रख सकते हैं। तो रियल नंबर रखने के बाद कौन सी वैल्यू रिटर्न मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। तो रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। देखो फिर से एक बार और एक दूसरा तरीका भी समझो। ये लाइन हो गई, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन मतलब बेसिकली क्या ग्राफ है, किसका ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब जब मैं इस लाइन को प्रोजेक्ट करूंगा एक्स एक्सिस पे तो सारे नंबर मिलेंगे मुझे। देखो मैं ये लाइन को कहीं पे भी प्रोजेक्ट, देखो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर तो एक्स एक्सिस का एलिमेंट मिल गया, यहाँ से प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस, यहाँ से प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस का, यहाँ से तो ये एक्स, इस लाइन को यहाँ प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस के, तो मुझे एक्स एक्सिस के सारे नंबर मिलेंगे, एक्स एक्सिस के सारे नंबर मिलेंगे, यानी कि डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर। और अगर मैं उसी लाइन को वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूँ तो वाई एक्सिस के भी सारे नंबर मुझे मिलेंगे। ठीक है, उसी लाइन को अगर मैं वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूँ तो वाई एक्सिस के मुझे सारे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सारे नंबर मिलेंगे मतलब रियल नंबर मिलेंगे। तो डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। उसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। y इज इक्वल्स टू एक्स से क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। और डोमेन क्या रहेगा, रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा, वो भी रियल नंबर। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर छोटी से छोटी बात अच्छे से समझाओ। डोमेन क्या होता है, किसको हम डोमेन कहते हैं, रेंज क्या होता है, रेंज कब मिलता है। ठीक है, बस आप अपने माइंड्स को सेट करके रखो कि आज जो भी पढ़ाया जाएगा वो मुझे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बस आप कहीं पे भी अपने माइंड को डाइवर्ट मत होने दो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। आप हर चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अगर मैं आपको 100% बताऊंगा तो आपका माइंड इसमें से 80% एक्सेप्ट करेगा, अगर आप रेडी हो तो। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो तो आपका माइंड 10% भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप पहले ही सोच लोगे यार बहुत टफ टॉपिक है, पहले ही इससे पता चल गया कि कितना टफ होने वाला है, तो ऐसे से क्या हो जाएगा, आपके माइंड में एक सिग्नल पहुंच जाएगा कि आज जो पढ़ने वाले मुझे नहीं समझने वाला। तो मैं कितना भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, आपका माइंड उस चीज़ को रिफ्यूज़ ही करेगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये सोच लो कि आप जो भी पढ़ने वाला है ये मुझे सब कुछ समझने वाला है। आप बस ये मान के लो कि हाँ ठीक है सर आप पढ़ाओ, आप मुझे सब समझ रहा है, तो आपको देखो ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर होते जाएगी। ठीक है, ओके। अब आता है सेकेंड पार्ट जिसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो y इज इक्वल्स टू सी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, वेयर c इज कांस्टेंट नंबर। c क्या है, कांस्टेंट नंबर है। जैसे कि y इज इक्वल्स टू 3 हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ, अब पहली बात तो ये बताओ कि क्या सबको y इज इक्वल्स टू 3 से y इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाते आता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आई होप कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में y इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाया होगा। y इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम लोग y एक्सिस पे 3 पॉइंट देखेंगे, ये 3 पॉइंट है, और एक लाइन बनाते हैं जो पैरेलल होगी किसको, x एक्सिस को, ये होगा y इक्वल्स टू 3। ठीक है, याद आ गया, y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ क्या बनता है, एक लाइन बनती है जो पैरेलल होती है किसको, x एक्सिस को। अच्छा, अगर y इज इक्वल्स टू -3 का ग्राफ बनाना रहा तो हम लोग ओरिजिन से y एक्सिस पे -3 आएंगे, यहाँ पे गए तो भी -3 आएंगे, और एक लाइन बनाएंगे जो पैरेलल होगी किसको,
एक्स एक्सिस को। तो ये किसकी लाइन बन गई, y इज इक्वल टू -3 की लाइन बन गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब मुझे ग्राफ बनाना y इज इक्वल टू सी का। सी क्या एक कांस्टेंट नंबर है, सी का एक कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो मान लो y ये जो है y इज इक्वल टू सी की लाइन है, या फिर ये जो है ये भी क्या है, y इज इक्वल टू सी की लाइन है। ठीक है, अब अगर सी पॉजिटिव है तो अबो द एक्स एक्सिस बनेगी, पैरेलल टू अबो द एक्स एक्सिस बनेगी एक लाइन जो पैरेलल होगी किसको, एक्स एक्सिस को। और अगर सी नेगेटिव है तो लाइन नीचे बनेगी बट वो भी पैरेलल ही रहेगी एक्स एक्सिस को। ठीक है, ओके। सो y इज इक्वल टू सी का ग्राफ समझ में आ गया सबको। y इज इक्वल टू सी से क्या बनता है, एक लाइन बनती है, एक लाइन बनती है जो पैरेलल होगी किसको, एक्स एक्सिस को। ठीक है, अच्छा ये बताने, अब इसका डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन, इसका डोमेन। ठीक है, अब सोचो कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है, अच्छा जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 3 रहने वाली है, क्योंकि इस लाइन पे, इस पूरे लाइन पे अगर ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है तो इस पूरे लाइन पे y की वैल्यू कितनी होने वाली है, 3। इस कंप्लीट लाइन पे y की वैल्यू कितनी होने वाली है, 3। तो जैसे से आप आगे बढ़ोगे, देखो जैसे आप यहाँ पे बढ़ गए तो नीचे में x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू कितनी, 3, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 3, x के लिए 5 के लिए y की वैल्यू 3। मतलब देखो x के किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 3, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, ये तो चेंज होगा ही नहीं। x की चाहे कोई भी वैल्यू आने दो, x की चाहे कोई भी वैल्यू आने दो, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू आने दो, x की कोई भी वैल्यू आने दो, आने दो, कोई भी वैल्यू आने दो का क्या मतलब है, डोमेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर। डोमेन क्या रहेगा इसका, रियल नंबर। और x के किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, 3। y की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। अब जनरल अगर बात करें तो y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, c मिलेगी। मतलब देखो मैंने 0 रखा तो मुझे क्या मिला, 3, मैंने 1 रखा तो क्या मिला, 3, 2 रखा तो क्या मिला, 3। अब मैं बात करता हूँ c के लिए, अगर मैंने 0 रखा तो क्या मिलेगा, c, 1 रखा तो क्या मिलेगा, c। क्योंकि यहाँ पे कहीं देखो y इज इक्वल टू 3 क्या कभी चेंज होगा, क्या कभी चेंज होगा, नहीं। x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दो, हालांकि x की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, बट हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो भी 3 मिलेगा, 1 है तो भी 3 मिलेगा, 2 है तो भी 3 मिलेगा। मतलब x की किसी भी वैल्यू को रखने पे मुझे y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो इन जनरल y की वैल्यू हमेशा मुझे क्या मिलेगी, c मिलेगी। जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज यहाँ पे क्या मिलेगी, c, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्या है ये, कांस्टेंट फंक्शन ही है। बस हमें कांस्टेंट फंक्शन के लिए हमेशा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। और जो वैल्यू हम लोग रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन। तो हम लोग कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। बट वो सारे वैल्यू रखने पे y की वैल्यू हमेशा मुझे क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो रेंज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बात क्लियर हो रही है। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू c को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को। उसका डोमेन हमेशा रियल नंबर रहेगा और रेंज हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ओके, आई होप कि आपको दोनों टाइप अच्छे से समझ में आ गया हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब आते थर्ड इस पे, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, देखो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। हालांकि सबको पता ही है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स को क्या बोला जाता है, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि हम जब भी स्क्वायर रूट दिखाई दे ना, जब भी स्क्वायर रूट दिखाई दे थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए। क्योंकि आपने प्रीवियस कुछ क्लासेस में देखा होगा कि रूट के अंदर -2 को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। रूट के अंदर -2 को हम लोग क्या कहते थे, नॉट डिफाइंड।
क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं किया जाता। तो मतलब यह है कि रूट के अंदर हमेशा कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब देखो यहाँ पे अब आगे कंडीशन, यहाँ पे क्या आ गई कंडीशन, क्योंकि पहले वाले फंक्शन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू रख सकते थे, कोई भी वैल्यू रख सकते थे, कैसे भी खेल सकते थे आप, इसलिए उसको हमने बोला था कि उसमें तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब डोमेन रियल है। ठीक है, दूसरे वाले की बात करें कांस्टेंट, उसमें तो x होता ही नहीं है, तो जब है ही नहीं तो कोई भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं गिरेगा, तो उसमें भी हमने बोल दिया कि वहाँ डोमेन क्या होगा, रियल। लेकिन जब बात आती है स्क्वायर रूट की तो यहाँ पे लग जाती है कंडीशन ये लग जाएगी कि आपको कोई ये बोल सकता है कि x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, या x की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए, या 3 होनी चाहिए, या 4.5 होनी चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपको अगर किसी ने बोला कि रूट x को सॉल्व करके बताओ, तो आपके सामने तो पहले क्वेश्चन आएगा ना कि x क्या है वो तो बताओ, आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन आएगा कि x तो बताओ। तो ठीक है, मैं बोलूँगा x 4 है, x क्या है 4 है, तो फिर तो आप बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, √4 तो मुझे पता ही है, √4 कितना होता है 2। हाँ, ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, √4 2 होता है, ना कि +-2। ठीक है ना, √4 कितना होता है 2, +-2 नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि 9 है, x के लिए 9 है, तो भी आप खुश हो गए, √9 कितना 3, +-3 नहीं, सिर्फ 3। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि x के लिए -16 है, तो अब √-16 4 नहीं होता है, √-16 4 नहीं होता या -4 नहीं होता। ठीक है ना, हम बचपन में ऐसा करते हैं गड़बड़ी कि √4 अगर 2 होता है तो √-4 हम कहते हैं -2 होता है, हालांकि ये होता है गलत। ये क्या हो जाता है, गलत। क्यों गलत होता है, कि अगर आपका कंसेप्ट ऐसा है कि √-4 अगर -2 होता है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो इसने कितना दिया -4, और -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो ये तो चमत्कार हो गया, ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया कि -4 और 4 क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसीलिए √-16 -4 नहीं होता है। तो रूट तभी डिफाइंड है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा, यानी ये तभी खेल पाएगा जब रूट के अंदर जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मेरे वर्ड्स सुनो अच्छे से, x कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं। तो अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि चैप्टर में बहुत दम है। ठीक है, ये जो फंक्शन चैप्टर है नहीं, अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ये अगर समझ में आ गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर लोगे जेई के, बट समझ में आना चाहिए और आपको मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो बात हो रही थी, चलो ये बात तो क्लियर होगी कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर तो नहीं होने चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए, मतलब x कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव। x कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव। अब नॉन निगेटिव मैं जब ये वर्ड यूज़ करता हूँ ना, अभी आप मेरे सामने नहीं हो, इसलिए मैं आपके एक्सप्रेशन को नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जब क्लास में बच्चे होते थे ना, तो जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना कि x इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, x कैसा है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो बहुत से लोगों के दिमाग पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि सर ने अब ये नया वर्ड यूज़ किया नॉन नेगेटिव। हालांकि ये मैंने आपको फाउंडेशन के क्लास में पहले ही बता दिया था कि नॉन नेगेटिव क्या होता है, फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ ही जाता है, और वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है ज़ीरो के वजह से कि यार नॉन नेगेटिव में ज़ीरो आता है कि नहीं आता है। तो बहुत सिंपल है समझना, देखो नंबर्स कौन से होते हैं, 0 1 2, हालांकि बीच में भी काफ़ी सारे नंबर होते हैं, बट बात करते टाइम जैसे मैं लिख ही लेता हूँ, आप लोग और कंफ्यूज ना हो। 1.1 होता है, 1.2 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 3.1 होता है, इधर में -0.1 होता है, -0.2 होता है, -1 होता है, फिर -2 होता है, -3 एंड सो ऑन। तो जब बात हो रही है नॉन नेगेटिव की, नॉन नेगेटिव का क्या मतलब, निगेटिव नहीं, तो निगेटिव नहीं मतलब ये वाले सारे नंबर नहीं आएंगे, ये वाले सारे नंबर नहीं आएंगे। मतलब कौन से नंबर आएंगे, 0 से आगे के नंबर, 0 और 0 से आगे के नंबर। तो x इज नॉन नेगेटिव, यहाँ पे x कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव का मतलब x के लिए कैसी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। मतलब मैं इसके अंदर कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, मैं इसके अंदर रख सकता हूँ 0, मैं इसके अंदर क्या रख सकता हूँ 0।
और 0 से बड़े नंबर रख सकता हूँ। तो जब आप बोलते हो ना कि मैं इसके अंदर 0 या 0 से बड़े नंबर रख सकता हूँ, तो आप ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं डोमेन के बारे में बात कर रहे हो। आप ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हो? डोमेन के बारे में बात कर रहे हो। तो डोमेन के बारे में बात कर रहे हो मतलब 0 या 0 से बड़े नंबर। तो 0 या 0 से बड़े नंबर में क्या क्या आएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 या 0 से बड़े नंबर में क्या क्या आएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब देखो मैं ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ और यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। मैं थोड़ी देर से आता हूँ पहले इस टॉपिक पे। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या था, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो आपने डोमेन बता दिया कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक रहेगा? 0 से इन्फिनिटी तक। क्योंकि आप क्या बोलना चाहते हो कि एक्स की वैल्यू कैसी रहेगी? 0 से लेके 0 या 0 से बड़े नंबर रख सकते हैं, 0 या 0 से बड़े नंबर रख सकते हैं। जो नंबर रख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। जो नंबर रख सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि रूट आपको हमेशा कैसी वैल्यू देता है? रूट आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अभी मैंने आपको बताया कि रूट 4 2 होता है, ना कि +-2। रूट 4 सिर्फ 2 होता है, रूट 9 3 होता है। तो रूट आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। रूट आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, मतलब x के वैल्यू 0 होने पे y की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी आएगी। बात समझ में आ गई? पॉजिटिव नंबर देगा मतलब कौन से, या फिर ऐसा बोल दो कि x की वैल्यू कैसे आएगी? 0 या 0 से बड़ी आएगी। क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। बात समझ पा रहे हो ना? तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 या 0 से बड़ी आएगी। अच्छा, y की वैल्यू क्या आएगी? 0 या 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब रेंज आ गई। तो रेंज क्या आएगी? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं ये ब्रैकेट का क्या मतलब है उसको थोड़ी देर से क्लियर कर देता हूँ, तो ये समझ में आ गया। तो स्क्वायर रूट जब भी आपको दिखाई दे, स्क्वायर रूट जब भी आपको दिखाई दे तो क्या समझ जाओ कि रूट के अंदर हमेशा कैसा नंबर रहेगा? पॉजिटिव। रूट तब तक ही खेल सकता है जब तक उसके अंदर पॉजिटिव नंबर हो। निगेटिव नंबर आ गया तो उसका काम ख़त्म, वो वहीं पे सरेंडर कर देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे। और रूट आपको हमेशा कैसे नंबर प्रोवाइड करेगा, कैसे नंबर देगा? वो भी पॉजिटिव नंबर ही देगा। मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर रख सकते हैं। 0 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर अपन स्क्वायर रूट के अंदर रख सकते हैं, इसलिए उसको डोमेन क्या हो गया? 0 से इन्फिनिटी। और 0 से इन्फिनिटी रखने पे स्क्वायर रूट आपको हमेशा कैसे नंबर देगा? पॉजिटिव नंबर ही देगा, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक के ही नंबर देगा। यानी रेंज क्या हो जाएगी आपकी? 0 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके। तो क्या आपको तीनों टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं? ठीक है, पहला आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक और पहले छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करा दूं, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन को। अब उसमें सबसे पहले है इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। अब इंटरवल जब बोलते तो दिमाग में क्या आता है? मूवीज़ वाला इंटरवल, ठीक है ना? नहीं, ये वो इंटरवल नहीं है, ये मैथमेटिक्स का इंटरवल है। क्योंकि जब मैं अपने 11 के जब क्लास में था, और जब मेरे सर ने मुझे फर्स्ट टाइम ये इंटरवल जब वर्ड वाइट बोर्ड पे एक्चुअली तब तो ब्लैक बोर्ड होते थे, तब जब फर्स्ट टाइम इंटरवल ये वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, मेरे दिमाग में भी पहले इमेज तो वही बन गई थी, अरे यार वो मूवीज़ में होता है इंटरवल, वही होगा, ठीक है। नहीं, ये वो इंटरवल नहीं है, ठीक है ना। तो इंटरवल में क्या होता है ना, 3 टाइप के इंटरवल होते हैं हमारे पास, 3 टाइप के इंटरवल। इसमें सबसे पहला है ओपन इंटरवल, सबसे पहला है ओपन इंटरवल, उसके बाद सेकंड है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और थर्ड है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि इंटरवल क्या है। इंटरवल होता है दो एंड पॉइंट्स के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनका कलेक्शन। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स है सबका बताओ कितने नंबर होंगे, सबको एक जगह कलेक्ट करो। 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे सबको एक जगह कलेक्ट करो। तो पहले तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर क्या बात कर रहे हो, 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों के रिएक्शन या दिल में उन्होंने ये बता दिया, 1 और 2 के बीच में कहाँ नंबर है सर,
है 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर का कलेक्ट करो, नहीं, 1 और 2 के बीच में मैंने सिर्फ नंबर कहा, तो 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, काफ़ी सारे नंबर है। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको टास्क दे दिया कि 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको कलेक्ट करो, तो फिर आपको पता चल रहा है कि 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है, तो क्या सारे नंबर लिखना पॉसिबल है? नहीं, सारे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमने एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल और एक सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल को इंट्रोड्यूस किया। अब ओपन इंटरवल क्या कहता है कि जब मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 और 2 के बीच में सारे नंबर को लिखो, मतलब मैंने आपको टास्क दे दिया कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर है सबको लिखो, तो आपको पता चल गया नहीं ये तो इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। तब भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर 1 और 2 तो ठीक है, क्या 1 और 2 को उसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है? 1 और 2 को उसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है? तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 and 2 आर नॉट इंक्लूडेड ऑन दिस लिस्ट, देन इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। मतलब इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं और 1 2, बात समझ में आ रही है? तो अब जैसा मैंने लिखा, ये ऐसे लिखा ओपन इंटरवल 1 और 2 को, तब भी बहुत से बच्चों के दिमाग में, और सर आप तो बोल रहे हो कि 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन आपने तो 1 और 2 लिखा है। तो ये जो है ना सेमी ब्रैकेट, ये सेमी ब्रैकेट आपको बता रहा है कि इसके अंदर कौन सा नंबर है, इसके अंदर 1 और 2 के बीच के नंबर है, 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगले वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। आप ये बोलना चाहते हो कि इसके अंदर कौन सा नंबर है, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर है, 1 और 2 नहीं है। अगर हमें कोई बोल रहा है कि 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए और उसके बीच के सारे नंबर आने चाहिए, उसको कहते हैं अपन क्लोज इंटरवल, और उसको दिखाते हैं कुछ इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2। तो स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2 आपको क्या बताता है? स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2 आपको बताता है इन विच 1 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड ऑल अदर नंबर्स आर इंक्लूडेड विच लाइज बिटवीन 1 and 2। तो इसके अंदर कौन सा नंबर आने वाले हैं? इसके अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर आएंगे। इसके अंदर 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, उसके बीच के सारे नंबर आएंगे, ठीक है। अब बात आती है थर्ड इस पे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। अब कोई कह रहा है कि 1 को इंक्लूड करो, 2 को इंक्लूड मत करो। कोई कह रहा है 1 को इंक्लूड करो, 2 को इंक्लूड मत करो। 1 को इंक्लूड किया तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा, 2 को इंक्लूड नहीं किया तो सेमी ब्रैकेट लग गया, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है। देखो इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है। अच्छा, किसी ने कहा कि 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड नहीं है तो सेमी ब्रैकेट, ठीक है, और 2 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? तो यह कुछ या तो ऐसे रहेगा या तो फिर इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर हमें 1 और 2 को इंक्लूड करना है तो वो कौन से कैटेगरी में जाएगा? 1 और 2, देखो 1 भी है, 2 भी, और उसके बीच के सारे नंबर है, यानी 1 और 2 क्या एंड पॉइंट है ना, तो उसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। 1 और 2 एंड पॉइंट है बट वो इंक्लूड नहीं हुआ तो उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को कुछ ऐसे दिखाना है, और एक पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, दूसरा एक पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो सेमी ब्रैकेट आएगा, दूसरा एंड पॉइंट इंक्लूड है तो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। पहले वाला इंक्लूड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट है, दूसरा वाला इंक्लूड नहीं है इसलिए। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास 1 से लेके 10 के बीच के नंबर है, 1 और 10 ये क्या है, 2 एंड पॉइंट है, आपको बोला जाए कि आपको नंबरों को कलेक्ट करना है किसके बीच में, 1 और 10 के बीच के नंबर्स को, जिसमें 1 और 10 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 1 और 10 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो आप उसको कैसे दिखाओगे? 1 और 10, बस ऐसा लिख के छोड़ दो तो अगले वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। आप ये बोलना चाहते हो कि 1 और 10 इंक्लूड नहीं है, उसके बीच के सारे नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नंबर लिखो जिसमें 1 भी आना चाहिए, 10 भी आना चाहिए, तो आप इसी चीज़ को ऐसे लिखोगे 1, 10 क्लोज इंटरवल, बस ऐसा लिख के छोड़ दो तो अगले वाला समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। इसमें 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। एक इंक्लूड है, दूसरा इंक्लूड नहीं है तो ऐसे लिख लो 1 इंक्लूड है, 10 इंक्लूड नहीं है, या 1 इंक्लूड नहीं है, 10 इंक्लूड है, ठीक है।
तो जहाँ पे एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। जहाँ एंड पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, बीच वाले तो होते ही हैं बट एंड पॉइंट्स भी होते हैं, उसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। जहाँ पे एक पॉइंट इंक्लूड होता है दूसरा पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो चलो अब हम हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, ठीक है। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, पहले बात तो रैशनल फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसको हम लोग कहते हैं रैशनल फंक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर उसको क्या बोला जाता है, रैशनल फंक्शन। तो मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये रैशनल कब होगा कि न्यूमरेटर में एक फंक्शन होगा, लेट से न्यूमरेटर जो फंक्शन है उसको एच ऑफ एक्स से दिखा दिया और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको जी ऑफ एक्स से दिखा दिया, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे ना चीज़ों को क्लियर करते जाना पड़ेगा कि ये एच ऑफ एक्स का मतलब क्या, जी ऑफ एक्स का मतलब क्या। जैसे मान लो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स अपॉन में साइन एक्स, एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो ये ऊपर वाले फंक्शन को हमने एच ऑफ एक्स से दिखा दिया और नीचे वाले फंक्शन को हमने जी ऑफ एक्स से दिखा दिया, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में फंक्शन आएगा और डिनोमिनेटर में फंक्शन आएगा। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं रैशनल फंक्शन। इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन, इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो देखो, रैशनल फंक्शन तो क्लियर हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होते हैं उसको कहते हैं अपन रैशनल फंक्शन। अब मैं आपके सामने पहले एक रैशनल फंक्शन लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स, एक रैशनल फंक्शन लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसमें मैं ये 1 अपॉन एक्स के अंदर मैं कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम डोमेन और रेंज में इंटरेस्टेड है इस रैशनल फंक्शन का, यानी 1 अपॉन एक्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा ये पता करने में इंटरेस्टेड है। तो डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं उसको डोमेन कहते हैं और पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलते हैं उसको रेंज कहते हैं। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि 1 अपॉन एक्स एक फंक्शन है हमारे पास, तो मैं एक्स के कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 भी रख सकते हो, तो 1 अपॉन 1 होता है, 2 भी रख सकते हो, 1 अपॉन 2 0.5 हो सकता है, सब रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते, क्योंकि डिवाइड में 0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। डिवाइड में 0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर आपको किसी ने पूछा कि 1 अपॉन एक्स में आप एक्स की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो आप बोलोगे कि ठीक है हम लोग सभी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन 0 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उस वजह से डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x की सारी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब x रियल नंबर में बिलोंग करेगा बट x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है। एक और पूछ लेता हूँ मैं कि f ऑफ x अगर मान लो 1 अपॉन x माइनस 1 है, अब ये भी रैशनल फंक्शन ही है, 1 अपॉन x माइनस 1 है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो, तो बस आपको ये देखना है कि किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x के किस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 1 पे। अगर मैं x के वैल्यू 1 रखूँ तो 1 माइनस 1 0, मतलब डिवाइड में क्या आ जाएगा, 0, डिवाइड में 0 आने का मतलब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ कौन सी वैल्यू रख सकते, सभी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन 1 नहीं रख सकते, बात समझ में आ रही है। अगर एक और फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस वजह से डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो आप पहले सोचोगे कि 1 रखने पे जो 0 दिखाई दे रहा है, अगर मैं x के लिए 1 रखूँ तो 0 आएगा डिनोमिनेटर में 0 का मतलब नॉट डिफाइंड, -1 रखूँ तो भी 0 आएगा, देख लो, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, मतलब अब हम बोल सकते हैं कि मैं सारी वैल्यू रख सकता हूँ, किसको छोड़ के, लेकिन 1 और -1 नहीं रख सकता हूँ, अब देखो इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका और भी है, हम ऐसा बोलेंगे कि x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी,
x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रख सकता, तो इसमें से 1 को माइनस कर दो। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव, देखो ये ओपन इंटरवल अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि ओपन इंटरवल। अच्छा, अब बात आती है कि सर इन्फिनिटी है, आपने ओपन इंटरवल क्यों रखा, क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लिया? तो क्लोज इंटरवल मैं कहता हूँ कि क्लोज इंटरवल तब लूँगा जब एंड पॉइंट क्या होती है, इंक्लूड होती है, और आपको पता है इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, आप इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर पाओगे, इसलिए इन्फिनिटी को हमने ओपन इंटरवल में रखा है। तो मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि एक्स का नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सभी होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सभी होगी, लेकिन 1 नहीं होगी, इसलिए मैंने इसमें से 1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका ये भी है कि x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, लेकिन 0 नहीं होगी, इसलिए 0 माइनस कर दिया। यहाँ पे भी x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सभी रहेगी, लेकिन 1 और -1 नहीं रहेगा, तो इसमें से 1 और -1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अभी तो क्लियरली दिख रहा था कि डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन के हिसाब से हम लोग क्या सोच रहे थे कि x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो gx है, तो कंडीशन ये है कि g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, g ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी ने हमें डोमेन पूछा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब वो वैल्यू जो हम रख सकते हैं, तो कौन सी वैल्यू रखते हैं हम लोग, x के वैल्यू, तो डोमेन क्या रहेगा, डोमेन रहेगा इसका नेगेटिव इन्फिनिटी से, या ऐसा बोल सकते हैं डोमेन रहेगा रियल नंबर, उसमें से वो x की वैल्यू, दोज वैल्यू ऑफ x माइनस करना है, दोज वैल्यू ऑफ x बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर मतलब g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। बात क्लियर हो रही है? तो x की वो वैल्यू, डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, रियल नंबर में से वो नंबर माइनस कर देंगे जिस वजह से डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0, जिस वजह से डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, 0। बात क्लियर हो गई? पक्का? ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका रेंज क्या होगा, तो अभी हम लोग रेंज बता नहीं पाएंगे, अभी हम लोग रेंज नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो फंक्शन है 1/x, तो इसमें आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो, सभी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना, सभी वैल्यू रख सकते हो एक्सेप्ट 0, तो ये क्या हो गया, डोमेन। और ये कौन सी वैल्यू नहीं देगा, 0 नहीं देगा, देख लो कभी भी 1/x कभी 0 नहीं देगा। तो इसके लिए मैं क्लियर हूँ कि मेरा रेंज क्या रहेगा, रेंज रहेगा रियल नंबर, 0 नहीं देगा तो एक्सेप्ट 0, ठीक है। मतलब मैं इसमें कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, मैं इसमें सभी वैल्यू रख सकता हूँ 0 को छोड़ के, तो वो क्या हो गया हमारा डोमेन, वो क्या हो गया डोमेन, सभी वैल्यू रख सकते हैं 0 को छोड़ के, और सभी वैल्यू देगा 1/x, सभी वैल्यू देगा आपको किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, इसलिए रेंज क्या आएगा, रियल नंबर में से 0 हट जाएगा। तो ये डिपेंड करता है फंक्शन पे, अभी अपन फंक्शन नहीं बता पाएंगे, कांट से, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या दिया है हमारे पास। यहाँ तक बस समझ में आ गई? पक्का? ओके। अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन पे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ठीक है। आज भी जो बच्चे 12th में है ना, आज भी जब मॉडुलस फंक्शन की बात आती है ना, उनको मज़ा भी आता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर भी लगा रहता है, ठीक है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि बहुत नई नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है, और डर इसलिए लगता है कि कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से कि क्या हमको आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक डर लगा रहता है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है ना, उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मॉडुलस ऑफ 2 का मॉडुलस क्या होता है, 2 होता है। मॉडुलस ऑफ 3 का मॉडुलस क्या होता है, 3 होता है। मॉडुलस ऑफ -2, मॉडुलस ऑफ -2 क्या होता है, 2 होता है। मॉडुलस ऑफ -3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें जो आप सबको पता ही है। 2 का मॉड 2 होता है, 3 का मॉड 3 होता है, -2 का मॉड 2 होता है, -3 का मॉड 3 होता है, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मॉड ऑफ x क्या होगा, मॉड ऑफ x क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि x होगा, ठीक है, आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे सर आप बोल रहे थे 2 का मॉड 2 है, 3 का मॉड 3 है, -2 का मॉड 2 है, -3 का मॉड 3 है, तो फिर मॉड ऑफ x क्या होगा, तो मॉड ऑफ x होगा x। ये बोलना सही नहीं है,
x का मॉड x होगा ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो x है, आप तो ये बोलना चाहते हो ना कि अगर ये x 2 है तो उसका 2 आएगा, अगर x के लिए 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, लेकिन अगर x के लिए -2 है तो, अगर x -2 है तो फिर तो -2 हो गया, लेकिन मॉड तो प्लस देता है। अगर x के लिए -3 है तो फिर तो ये 3 हो जाएगा, तो गलत हो रहा है फिर कहीं ना कहीं। तो इसके लिए एक डेफिनेशन है, उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले ये सोचो कि x की वैल्यू 0 होने पे मॉड आपको क्या देगा, x की वैल्यू 0 होने पे मॉड आपको क्या देगा, 0 दे देगा। ओके, अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ गई, मतलब ये जो x है, अंदर में जो x है, अंदर में जो x है अगर वो 0 से बड़ा है, मतलब सोचो अंदर में जो x है अगर वो 2 है तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो उसका मॉड 4 आएगा, मतलब x है तो उसका मॉड x आएगा। लेकिन कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखो अंदर में जो 2 है वो 0 से बड़ा है तो आंसर 2 आया, अंदर में जो 3 है वो 0 से बड़ा है तो आंसर क्या आया, 3 आया, लेकिन अंदर में जो -2 है वो 0 से छोटा है तो आंसर क्या है, 2 आया। तो एक्चुअली ये ऐसा लिखा गया -2। अब ये बोलना सही है, क्योंकि अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ, अगर ये x है तो फिर ये भी तो x होगा, फिर x के सामने क्या लिखा गया है, नेगेटिव। ठीक है, अगर अंदर में जो नंबर है अगर मैं उसको x बोलता हूँ तो फिर ये तो x नहीं है, क्योंकि अंदर में जो x है वो क्या है, -3 है, तो यहाँ पे भी -3 होना चाहिए, लेकिन आंसर तो 3 आता है इसलिए बाहर लगेगा माइनस। ठीक है, लेकिन ये कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक है, इफ x इज लेस देन 0, और इफ x इज लेस देन 0 तो मॉडुलस ऑफ x गिव्स -x। अब यहाँ पे होती है बच्चों को प्रॉब्लम कि अब तक हमने सीखते आया कि सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, मॉड तो हमेशा, तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि मॉड नेगेटिव x दे रहा है, नेगेटिव x नहीं दे रहा है, ये पॉजिटिव ही आंसर है। आप देख लो, अच्छे से चेक कर लो, ये पॉजिटिव आंसर ही है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ये चलता है कि -2 है तो नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, -3 है तो नेगेटिव है, अगर -x है तो क्या ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्या पॉजिटिव है, अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आगे माइनस लगा है इसका मतलब वो नेगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मान लो x -2 है तो, अगर x के लिए -2 है तो फिर वो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो पॉजिटिव बन गया वो। तो बात समझ में आ रही है, तो x पे डिपेंड करेगा। तो देखो आप क्या बोल रहे हो, x कैसा 0 से छोटा है, x कैसा 0 से छोटा, मतलब x, ये अगर पर्टिकुलर हम इस x की बात करें तो ये x कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, पॉजिटिव, यानी मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आई। भले ही दिखने में आपको यहाँ पे -x दिख रहा होगा, लेकिन ये -x नहीं है, ये फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे देखो, मॉड ऑफ -2 क्या होता है, 2 होता है, तो वो एक्चुअली -2 को 2 माइनस लग गया तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। तो अंदर में जो नंबर है वो क्या है, इस पर्टिकुलर केस के लिए x कैसा है, 0 से छोटा है, मतलब अंदर में जो नंबर है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो उस निगेटिव को मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फिर से माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, पक्का। तो एक और करते हैं फिर कि मॉड ऑफ x -1 को अब मुझे ओपन करना है, मॉड ऑफ x माइनस, तो मुझे पहले ये सोचना है कि ये 0 कब होगा, ये सोचो कि ये अंदर में वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1, x की वैल्यू 1 होगी तो ये कितना देगा अपने को, 0 आंसर देगा। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो आंसर कितना आएगा, 0। अब x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो कोई भी नंबर सोचो, 1 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, लेट से 2 सोचा, 2 - 1 1, अंदर में क्या आ गया, पॉजिटिव नंबर आ गया। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अंदर में जो नंबर आएगा पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। और अगर x की वैल्यू 1 से कम है, अगर x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कोई नंबर सोचो, 0, तो 0 - 1 -1, अंदर में कैसा नंबर आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव के साथ ओपन करो। ये आप सिंपली एक वे से ध्यान रख सकते हो कि अंदर में अगर पॉजिटिव नंबर आया तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, अंदर में अगर नेगेटिव नंबर आया तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, अब मॉड ऑफ x + 2 की बात करते हैं कि इसको ओपन करना है, मॉड ऑफ x + 2 को ओपन करना। पहले सोचो ये 0 कब होगा, पहले सोचो 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -2, तो जब तब ये क्या देगा अपने को, 0 आंसर दे देगा।
अब बात करते कि अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी है तो ये कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा याद भी मत करके रखो, -2 बड़ा है तो बहुत से बच्चे याद कर लेते फिर आगे जाके फंस जाते। क्या याद कर लेते हैं, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 0 से छोटा है तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। यहाँ 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 1 से छोटा है तो नेगेटिव के, ऐसा याद कर लेते। बड़ा रहा तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, छोटा रहा तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, ऐसा याद कर लेते फिर आगे जाके फंस जाते। कैसे फंसते चलो देखते हैं। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, कोई भी एक नंबर सोचो -2 से बड़ा, तो मैं तो -1 सोच रहा हूँ। -1 + 2 कितना हो गया 1, तो अंदर में क्या आ गया पॉजिटिव, अंदर में क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ ओपन कर लो। और अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है, -2 से छोटी कौन सा नंबर लेते हैं -3, तो -3 + 2 -1, अंदर में कैसा नंबर आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव के साथ ओपन कर लो। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बता देना कब फंस जाते हैं आप, तो अब फंस जाओगे आप। मॉड ऑफ x - 1, मॉड के अंदर क्या आ गया 1 - x, मॉड ऑफ 1 - x। पहले सोचो कि 0 कब होगा, ये सोचो 0 कब होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो x की वैल्यू 1 पे ये अपने को क्या आंसर देगा 0। अब देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है, 1 से बड़ी कोई भी नंबर सोचो 2, 1 से बड़ा कौन सा नंबर सोच लिया 2, तो 1 - 2, 1 - 2 कितना होता है -1, तो अंदर में कैसा आ गया नेगेटिव नंबर आ गया, तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, 1 से छोटी कोई भी नंबर ले लो जैसे कि 0, तो 1 - 0 1, अंदर में कैसा नंबर आ गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो देखो इन 3 केसेस में अगर आप देखोगे, इन 3 केसेस में तो x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, x 1 से बड़ा है तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ, x -2 से बड़ा है तो पॉजिटिव के साथ ओपन हो गया, लेकिन x 1 से बड़ा है तो यहाँ नेगेटिव के साथ ओपन हो गया। ठीक है, तो आपने पैटर्न को समझा क्या कि कब पॉजिटिव के साथ, अगर आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है तो देखो इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बट यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया। तो अगर आप बोलते हो कि सर मुझे तो एक ही कोई पैटर्न को फॉलो करना है, मुझे तो बस ये ध्यान रखना है कि बड़ा आ गया ग्रेटर नंबर है तो पॉजिटिव होगा, स्मॉलर है तो नेगेटिव होगा, अगर अपने को यही फंडा यूज़ करना है तो मैं बोलूँगा इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालोगे तो x - 1 हो जाएगा, और ये मॉड इस नेगेटिव को क्या बना देगा पॉजिटिव बना देगा। तो बस अब आप वो फंडा यूज़ कर सकते हो कि 0 कब देगा, 0 कब देगा जब x की वैल्यू 1 होगी, 1 से बड़ा हुआ तो, 1 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 1 से छोटा हुआ तो फिर नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तब फिर आप बिंदास चल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये मॉडुलस फंक्शन, आपको आगे जाके हर जगह इसका काम आएगा, तो इसको अच्छे से क्लियर करके रखो कि मॉडुलस को ओपन 2 तरीके से किया जाता है, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। पॉजिटिव से कब ओपन करना है, नेगेटिव से कब ओपन करना है, ये आपको करते आना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ठीक है, चलो अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। इस मॉड फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। अब देखो मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी, या ऐसा रहेगा ना y, या ऐसा है एक्चुअली y = mod x। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 2 रखूँ तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 3 रखूँ तो y की वैल्यू 3, तो 3 रखने पे 3। ठीक है, तो एक तो ऐसी लाइन बन गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू मैं -1 रखूँ, x की वैल्यू -1 रखूँ तो क्या आएगा 1 आएगा, तो -1 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू -2 रखूँ, x की वैल्यू -2 रखूँ तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो -2, 2 कहाँ आएगा, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 2, तो यहाँ कहीं तो भी आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -3 रखा, x की वैल्यू -3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, -3 पे 3, तो ग्राफ कुछ ये देखो ऐसा बनता है, वी शेप ग्राफ बनता है इसका। क्या बनता है, वी शेप ग्राफ, देखो कुछ ऐसा। और अगर आप देखोगे जैसे ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है, तो इसका ग्राफ देखो हमेशा ऊपर बना है, इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बना है। x एक्सिस के ऊपर बनने का मतलब हो गया कि
y की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। देखो ऊपर बना है तो y की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी। और ये तो ऑब्वियस है कि मॉड फंक्शन आपको हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड फंक्शन आपको हमेशा कैसे देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा आपका, आप सोचो रेंज क्या हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव मतलब हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो मैंने रेंज को ऐसे इंटरवल के फॉर्म में लिखा है, रेंज को क्या लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू देने का मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। अच्छा ये आप शायद थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने की, लेकिन यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन आपको हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। मॉडुलस फंक्शन आपको हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, तो 0 देगा या उससे बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या आ जाएंगी, मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब होता है कौन जो वैल्यू अपन रख सकते हैं। तो मॉड के अंदर आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं तो आपको बोलूँगा आप हर वैल्यू रख सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, आप -1 रख सकते हो, -2 रख सकते हो, -3, सारी वैल्यू रख सकते हो। सारी वैल्यू रख सकते हो मतलब डोमेन क्या रहेगा इसका, रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, रियल नंबर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर को लिखने का एक तरीका ये भी है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच के सारी वैल्यूज आप रख सकते हो। लेकिन वो सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेगी, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मॉडुलस आपको कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देता है, मतलब या तो 0 देगा या तो 0 से बड़ी वैल्यू देगा, या तो 0 देगा या तो 0 से बड़ी वैल्यू देगा। इसलिए रेंज क्या रहेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। और ये किसका ग्राफ बन गया, y = mod x का ग्राफ है, ठीक है। ओके तो अभी तो फिलहाल मॉडुलस फंक्शन के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मॉडुलस फंक्शन को और अच्छे से डिटेल में और बहुत ही बढ़िया तरीके से और समझोगे। अभी जितना बताया गया आपको, आप उतना कंसेप्ट ही क्लियर कर लो तो आगे की आपकी जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन ये बेस है, आपको पता है ना कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर बेस स्ट्रांग है तो आपकी बिल्डिंग आराम से स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन अगर बेस वीक है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसलिए बेस स्ट्रांग बना लो। और मॉडुलस फंक्शन का अभी जो मैंने बताया ये बेस है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन ओपन कैसे होगा, पॉजिटिव के साथ कब ओपन करना है, नेगेटिव के साथ कब ओपन करना है, ग्राफ कैसे बनता है, डोमेन और रेंज, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके तो आज के क्लास के लिए हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारी जो टाइप्स ऑफ फंक्शन की जर्नी उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमने टोटल 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। पहला कांस्टेंट पहला आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, तीसरा स्क्वायर रूट फंक्शन। बीच में मैंने आपको इंटरवल्स का भी नॉलेज दे दिया है कि इंटरवल्स क्या होता है। और चौथा, इसके पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसके पहले हमने देखा रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझा होगा, यही मैं होप करता हूँ। और मॉडुलस फंक्शन, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है ना, आपको आगे जाके बहुत काम में आने में, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होंगे, इसी टाइप्स ऑफ फंक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।